Good evening, students. Welcome in Shriram Education Center, Class 12 Science, chapter Reflection, Light, Reflection and Reflections. And the new concept is जो आपका न्यू कॉन्सेप्ट है वो है आपका देखो ये टर्म हमको समझना होगा नेक्स्ट आपका लेक्चर थर्ड का पार्ट है कि कौन सी टर्म को हम क्या बोलेंगे। देखो यहाँ पर एक मिरर कॉनकेव मिरर है। अब आपके पास ये पॉल है, पॉल से यहाँ पर ये डिस्टेंस जो होगी हमारी अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर, यह हमारा फोकस होगा। इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पर कर्वेचर आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से डिनोट करके इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द कर्वेचर। जो पोल आपका यहाँ होगा, इसका पॉइंट्स ये पोल हो गया, पोल को कर्वेचर से जो लाइन जोड़ती है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जो लाइन जॉइनिंग करती है, एक इमेजिनरी लाइन होगी ये भी पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसको आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। पोल में सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये जो मिरर है अप्रोक्सीमेटली ये इसका जो मिडिल पार्ट होगा यहाँ पर ये आपका पोल होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है। सपोज आपने क्या किया कि अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इसका सेंटर कहाँ पर होता है? बिल्कुल मिडिल में होता है। तो वी कैन से इफ वी ड्रॉ इट ऐसे एक सर्कल बना लिया तो इसका सेंटर सी आएगा। तो वी कैन से दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ पॉइंट सेंटर ऑफ होलो ग्लास स्फीयर of which mirror was a part। जिसका पहले एक मिरर पार्ट था, मिरर को आप कट कर देंगे तो ऐसे दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वन इज हियर वन इज हियर। तो जिसका मिरर जो पहले सेंटर था, ऐसा कह सकते हैं कि जो इस सर्कल का सेंटर था पहले, जो आपने दो पार्ट में कट किया तो दैट इज द सेंटर, वही आपका सेंटर हो जाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी था, सी पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया। तो सेंटर ऑफ होलो ग्लास स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर वाज द पार्ट। फोकस से क्या होगा? ये पॉइंट एफ। तो point on principal axis where all the parallel ray light are actually meet or appear to meet। ये F वो point होता है जहाँ पर सारी की सारी लाइट या तो meet होती है या appear to meet, ऐसे लगती है कि meet हो रही। तो दो कंडीशन आएंगी, appear real intersections होगा और appear to intersect, ठीक है। और नेक्स्ट था आपके पास फोकल लेंथ। पोल से फोकस तक, पोल से फोकस तक की लेंथ को फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको स्मॉल f से डिनोट करते हो। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को r रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, r से डिनोट करते हैं। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर r से डिनोट करेंगे। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे, स्मॉल f से डिनोट करेंगे। और f इक्वल जो होता है f और r का रिलेशन, तो फोकल लेंथ और r का जो रिलेशन होगा f इक्वल r/2। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट जो आगे बढ़ने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड, इनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। द नेक्स्ट टूल इज दिस। इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो आपका रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये रूल्स हैं जो करनी है आप कॉनकेव मिरर के लिए। इसमें जो आपके इमेज फॉर्मेशन के रूल्स होंगे, नंबर फर्स्ट, ऑल रेज, वो सारी की सारी रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास through focus after reflection। वो सारी की सारी रेज जो पैरेलल से जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास होकर जाएंगे। तो वी कैन से यहां पर आपका P है, ये F, ये C, कोई रेस है जो यहाँ से पास होके जाती है पैरेलल, ठीक है। ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, कैन है और बहुत सारी। तो जो भी रेस पैरेलल होके जाती है इट विल बी पास थ्रू फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद
देखो रिफ्लेक्शन के बाद मतलब इंसिडेंट करेंगे लाइट ऑफ मिरर पर, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा हमारी आईज में लगती है, तो सेम मीडियम में वापस आती है। डेफिनेशन हमने पढ़ा था लेक्चर पार्ट फर्स्ट में, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन, उसी को आप रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके पास होगी। तो हमने स्टडी किया इमेज की डेफिनेशन कि इमेज वहां पर फॉर्म होती है जहां पर रियल इंटरसेक्शंस, जहां पर इंटरसेक्शन होगा। तो जहां पर इंटरसेक्शन होगा, ये इंटरसेक्शन कहां पर होता है? फोकस पर। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगा? फोकस। तो ये आपका इस कंडीशन में फोकस, इसकी पोजीशन फोकस होती है। मतलब एक कंडीशन है आपकी व्हिच वी हैव टू रिमेंबर फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको रिमेंबर रखना है कि कोई भी पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस को नहीं, ये वाली लाइन यहां से जाएगी, वो फोकस से ही होकर जाएगी, चाहे वो डाउन में हो चाहे से ऊपर। दैट्स द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज दिस, सेकंड रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 आएगा आपका रूल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल्स के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दिस विल बी यूज्ड इन इमेज फॉर्मेशन, न्यूमेरिकल थ्योरी। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स होगा हमारा इन रूल के बेस पर ही चलेगा। तो वन इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस, ठीक है, तो इनको बेटर तरीके से समझो। द सेकंड पॉइंट इज दिस, सेकंड पॉइंट है आपका rays which pass through focus, जो फोकस से पास होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन या विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after reflection. This is the opposite of rule number first. फर्स्ट का अपोजिट है। फर्स्ट तो सारी की सारी रे जो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल चलती है, फोकस से पास होकर जाती है। सेकंड रूल इज दिस, सेकंड रूल है आपका जो फोकस से पास होकर जाती है वो पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। सपोज दिस इज P, दिस इज F, दिस इज C। तो ये अगर F से पास होकर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर आप ये कहेंगे कि यहां से पास होकर जाती है तो ये पैरेलल हो जाएगी ऐसे। तो दिस इज द सेकंड रूल, रोड व्हिच पास थ्रू रेज व्हिच पास थ्रू द फोकस विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो दिस इज द अपोजिट। ये रूल उल्टा है फर्स्ट वाले रूल का। उसमें ये है कि पैरेलल चलने वाली फोकस से पास होकर जाती है। इसमें रूल में कि जो फोकस से पास होकर जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 3 इज दिस, रूल नंबर 3 इज दिस। ये आपके पास कॉन्केव मिरर है, पोल, फोकस, सेम डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो which rays pass through center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होके जाएगी रेज सेम पाथ पर वापस आ जाएगी। तो रेज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर will back or bouncing back on same path after reflection. तो रेज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बाउंसिंग बैक, वो बाउंसिंग बैक हो जाती है सेंटर से कर्वेचर से जाने वाली उसी डायरेक्शन में। तो रेज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बाउंसिंग बैक सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पर वापस आ जाता है। देखो इमेज फॉर्मेशन जहां पर भी होगा, चाहे मिरर में हमें अपना फेस दिख रहा हो वो भी इमेज फॉर्मेशन है। तो इमेज फॉर्मेशन जहां भी होता है टू रेज का इंटरसेक्ट जरूरी होता है। तो जहां पर इंटरसेक्शन नहीं होगा वहां पर हमारी रेज नहीं बनती है और इट इज अपीयर टू, एक अपीयर वाली कंडीशन आती है जहां पर वर्चुअल इमेज बनती है, जहां पर रियल इंटरसेक्शन होते हैं रियल इमेज बनती है।
उसके डायग्राम हम करेंगे अभी स्टडी कि कहाँ पर रियल इमेज बनेगी, कहाँ वर्चुअल इमेज बनेगी, क्या उसका साइज होगा, क्या उसका नेचर होगा, all the points will be studied. But to understand make this concept or diagrams, इन डायग्राम को बनाने के लिए, इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए these rules will be work. ये रूल हमारे कॉन्केव मिरर पर वर्क करेंगे, फिर आपके लेंस आएंगे, लेंस के फार्मूले आएंगे, फिर न्यूमेरिकल आएंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आर कोरिलेटेड विद ईच अदर, वो सारे कॉन्सेप्ट हैं जो एक दूसरे से डिपेंड है। तो जब हम कॉन्केव मिरर कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसकी इमेज का नेचर, साइज, ये सब कॉन्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये रूल आपके वर्क करेंगे। तो हम इनको स्टडी करते हैं बेटर तरीके से, तो आपके कॉन्सेप्ट आपको इजी लगेंगे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन एनी कॉन्सेप्ट और एनी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स कि मुझे इस वाले पार्ट में कंफ्यूजन है, तो आई विल सेंड यू बैक। मैं आपको पूरा फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, चाहे वो फैकल्टी पार्ट हो, थ्योरी का पार्ट हो, या कोई और पार्ट हो इसमें, ठीक है। दैट फॉर द लास्ट रूल 4 इज दिस, जो आपने पढ़ा था ऑलरेडी, इंसिडेंट रे एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे एंगल। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इंसिडेंट रे एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे एंगल। इंसिडेंट रे एंगल होता है जहाँ से आपकी लाइट हिट होती है, और रिफ्लेक्टेड रे एंगल जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। तो एंगल आई इक्वल एंगल आर। तो चार रूल कौन से आए आपके? ऑल रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल बी पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। वो सारी की सारी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल कौन होता है? जो मीट नहीं करता, ये लाइन से ये लाइन से वो पैरेलल बोलेंगे आप। तो ये इंटरसेक्ट नहीं करती है, पैरेलल होती है, मतलब आमने सामने चलती है। तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे होता है, इसके ऊपर कोई भी रे जो जाए वो हमेशा फोकस से ही होकर जाए। एक दूसरा रूल इसका अपोजिट है जस्ट कि रेस पास थ्रू द फोकस, जो रेस फोकस से पास होकर जाती है विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। रूल नंबर थर्ड था आपका कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली रेस विल बी पास थ्रू सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पर वापस जाती है। एंड रूल नंबर 4 इज दिस, इंसिडेंट रे एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे एंगल व्हिच इज वी स्टडी अंडर द रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट, जो आपने रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट के अंडर में स्टडी किया था। नाउ द न्यू कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा आपका इमेज फॉर्मेशन विद अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपकी कंडीशंस आएंगी जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है। देखो पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस आती है। कि ऑब्जेक्ट होगा आपका एक इंफिनिटी पर, इंफिनिटी का मतलब यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्ट, ये आपके पास वेल पॉलिश कॉन्केव मिरर है, ठीक है। इसमें ये आपका पोल है, यहाँ पर फोकस हो गया, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। देखो मैथ में हम पढ़ते हैं इंफिनिटी, इंफिनिटी वो वैल्यू होती है इनफाइनाइट की, बहुत बड़ी वैल्यू है, यू कैन नॉट काउंट दैट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत लार्ज वैल्यू होगी, इंफिनिटी होगी। मिरर के रेफरेंस में जो इंफिनिटी होता है मींस ऑफ इट, इसका मींस होता है कि एक ऐसी डिस्टेंस जहाँ पर इमेज बहुत शॉर्ट दिखाई दे रही हो, बहुत छोटी दिखाई दे रही हो, या पॉइंट साइजेस बहुत छोटी हो, या उसको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। सपोज यहाँ पर एक सामने मिरर लगा है, लार्ज मिरर लगा है, यहाँ पर इंस्टॉल है, और सामने हम खड़े हो गए बहुत दूर पर, मतलब रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ, मतलब लार्ज डिस्टेंस है, सामने से हमें बहुत छोटी इमेज दिखाई देती है, तो यह बहुत नॉर्मल जिसको हम कह सकते हैं, तो दैट इज कंसीडर्ड एज इंफिनिटी, उसको हम इंफिनिटी बोलेंगे। जितना हम मिरर के पास आएंगे उतना हमारा साइज इंक्रीज होता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि बिल्कुल आप मिरर को पास में लाएंगे तो लार्ज फेस, जो भी पार्ट हमारा मिरर के सामने होगा वो बहुत बड़ा दिखाई देगा, तो जितना हम दूर जाएंगे उतना ये छोटा साइज होता जाएगा। उसी कंडीशन को हम स्टडी करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो मिरर में जो इंफिनिटी है, इंफिनिटी का मीन्स है एक जो मिरर में हम अपना फेस देखते हैं उससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस, मतलब थोड़ा काफी डिस्टेंस है मिरर को के अंदर अपना फेस देख रहे हैं, या सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तो इट इज सेड दैट इट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस मोर देन द नॉर्मल डिस्टेंस। नॉर्मल डिस्टेंस से थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस होगी या काफी ज्यादा डिस्टेंस होगी, वो हमारा इंफिनिटी होगा। अब एक कंडीशन पढ़ते हैं आप इंफिनिटी पर, दूसरा पढ़ते हैं बियॉन्ड सी। तो जो कंडीशन भी स्टडी फॉर इमेज फॉर्मेशन की ऑब्जेक्ट आपका एट इंफिनिटी पर होगा, कि एक कंडीशन आएगी कि ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर बहुत दूर है, ठीक
ठीक है, उसका इमेज कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। तो सिंपल है एक। और दूसरा आप पढ़ेंगे एट या बियॉन्ड सी। दूसरी कंडीशन आएगी बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होगा ऑब्जेक्ट, मतलब इंफिनिटी पर नहीं, बहुत दूर नहीं है, चलकर थोड़ा आगे आ जाएगा। थर्ड कंडीशन एट सी, मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हम डायग्राम भी बनाएंगे इनके। फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग कि किन पॉइंट के साथ हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। तो अब डायग्राम बनाएंगे तो ऑल थिंग्स विल बी क्लियर, आपको क्लियर भी हो जाएगा कि इमेज कैसे बनती है। बट फर्स्ट मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ कि किस किस पॉइंट्स पर हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर कहाँ पर आएगा बिटवीन एफ एंड सी, उसके बाद में फोकस ऑफ कर्वेचर होता है। यहाँ पर देखो ऐसे होता है पी, यहाँ पर एफ होता है आपका, यहाँ पर सी होता है, बिटवीन सी एंड एफ। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, सी और एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। और फिर कहाँ पर आता है बिटवीन, यहाँ पर आ जाएगा एंड एफ, ठीक है। फिर एंड बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। पहले हम इसको देखो समझ लेते हैं एफ एंड पी, इसलिए डायग्राम बनाने से पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको एक बार डिस्कस किया। देखो बियॉन्ड सबसे पहले इंफिनिटी पर जब हम किसी चीज को दूर से देखते हैं, व्हेन वी सी एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस, नीचे से ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, तो इट इज लुकिंग एट पॉइंट साइज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा दिखाई देता है। तो सिमिलरली यहाँ पर होगा, जब ऑब्जेक्ट आपको बहुत दूर होगा मिरर से तो कैसा दिखाई देगा, बहुत छोटा दिखाई देगा। तो एट इंफिनिटी पर इसका साइज कैसा होगा, इसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। और इसको पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं। तो पॉइंट साइज, तो देखो एक पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया, इसका साइज कैसा होगा, इसका साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इट्स साइज विल बी हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। अब फिर वो इंफिनिटी से बहुत दूर से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया, अभी भी डिस्टेंस है बट इंफिनिटी नहीं है, तो नाउ इट विल बी अभी भी दूर छोटा दिखाई देगा बट हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज डिमिनिश्ड। तो इसको आप हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे, डिमिनिश्ड बोलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज कमिंग नियर टू द मिरर। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका मिरर के पास आएगा इट्स साइज विल बी इंक्रीज, उसका साइज कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एट सी पर आप बोल सकते हैं सेम साइज होता है कि सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बियॉन्ड सी था, मतलब इंफिनिटी नहीं थी डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस अभी भी थी, तो इसको बोलेंगे आप डिमिनिश्ड था, हाईली डिमिनिश्ड नहीं था लेकिन डिमिनिश्ड था। फिर एट सी पर सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होते हैं, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट है लगभग ऐसे दिखाई देगा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि सामने एक मिरर लगा है, आप वहां पर खड़े हैं तो आपको सेम एट सी कौन सा पॉइंट हो सकता है जहां पर आपको सेम डिस्टेंस आपका सेम साइज का ऑब्जेक्ट अपना दिखेगा। मतलब ऑब्जेक्ट मतलब पर्सन हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है जो इमेज अपना मिरर में वॉच करता है, ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ देखो बहुत पास की डिस्टेंस होगी, मतलब एफ से पहले की, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ जो बनेगा इमेज वो लार्ज बनेगा, इसको बोलेंगे लार्ज। और बिटवीन एफ एंड पी, ये था आपका बिटवीन सी एंड एफ, तो ये लार्ज बनता है। एट एफ हम और पास आगे तो कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज, इसको बोलेंगे आप हाईली इनलार्ज, ठीक है। और ये लास्ट कंडीशन है, ये यूनिक हम डायग्राम से करेंगे तब आपको बेटर समझ में आएगा ये वाला लास्ट पोजीशन। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे डायग्राम, तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होगा। और इस इन चारों की चारों कंडीशन में हमारी एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी 2, एट सी 3, बिटवीन सी एंड एफ 4, एट एफ 5 और बिटवीन एफ एंड पी 6। इन 6 कंडीशन में 5 कंडीशन में हमारा जो कन्वेक्स मिरर का नेचर होगा दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। सबका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ एक कंडीशन आती है जो लास्ट वाली वी हैव नॉट अभी डिस्कस, इसको डिस्कस नहीं किया है, अभी जब डायग्राम बनाएंगे तो इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका भी नेचर अगर पूछा जाएगा एट इंफिनिटी पर इमेज का नेचर कैसा होता है तो आप बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी पर नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। एमसीक्यूज में भी आता है, न्यूमेरिकल में भी यूज होगा कि इसका नेचर कैसा है। एट सी पर भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा, बिटवीन सी एंड एफ रियल एंड इन्वर्टेड, एट एफ आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा, बिटवीन एफ एंड पी पर वर्चुअल और इरेक्ट होता है। तो कैसी कंडीशन होती है, क्यों ऐसा चेंज होता है,
इट विल बी डिस्कस अंडर द डायग्राम कॉन्सेप्ट। जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर होगी क्योंकि जो इन्फिनिटी पर होगा ऑब्जेक्ट तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज दिखेगा। इन्फिनिटी से बाद में बियॉन्ड सी आ गए तो अभी भी दूर है लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो इट विल बी डिमिनिश्ड, थोड़ा छोटा हो जाएगा और हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा। नेचर यहाँ पर अभी नेचर कैसा होगा इसका, रियल इन्वर्टेड, फर्स्ट में भी रियल इन्वर्टेड था। एट सी आ गई, सी वो डिस्टेंस होती है जहाँ पर ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। दो चीजें हमने डिस्कस कर ली, साइज और नेचर, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड। फिर बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ है इनलार्ज होगा, उसका जो साइज है इनलार्ज होगा और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्ट। और एट एफ, एफ पर हो जाता है हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि बहुत पास आ गए, जितना मिरर के पास आएंगे इमेज विल बी इनलार्ज, इमेज बड़ी होती जाएगी, तो वहां पर आपका इमेज इनलार्ज हो जाएगा और नेचर आपका रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। नाउ वी विल स्टडी दिस बाय डायग्राम, इनको डायग्राम से स्टडी करते हैं।